तो एल्डोल क्लेजेंट स्मिथ कंडेंसेशन क्या है? एक अल्डोल कंडेंसेशन ही है जो हमने एक उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। उसके अलावा हमने क्या निज़ार जितने भी हमने पढ़े हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शंस ही हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। एडिशन रिएक्शन होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं और दो नए मॉलिक्यूल बनते हैं, एक छोटा मॉलिक्यूल बनता है, एक बड़ा बनता है, एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो क्लेजेंट स्मिथ रिएक्शन क्या है कि ये एक रिएक्शन है जिसमें पार्टिसिपेट करता है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और उसकी जो दूसरी होती है रिएक्टेंट, अच्छा, दूसरी हमारी जो रिएक्टेंट होती है वो एक इनोलाइजेबल एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन, इस रिएक्शन को हम कहेंगे क्लेजेंट स्मिथ रिएक्शन बोलेंगे इसको हम। अच्छा, अब ये जो क्लेजेंट स्मिथ रिएक्शन है इसकी जो कंडीशन है उसमें एक तो आमतौर पे हम कहते हैं कि नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड यूज करते हैं, ठीक है। नॉन इनोलाइजेबल का मतलब जो इनोल नहीं बना सकता, ठीक है। इनोल जो नहीं बना सकता उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। और जो इनोल बना सकता है, अच्छा, मतलब इसमें दो आपके पास रिएक्टेंट है, एक है नॉन इनोलाइजेबल, नॉन इनोलाइजेबल, ठीक है। और ये नॉन इनोलाइजेबल है, आमतौर पे ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होती है। अच्छा देखिए, इनोल बनाने के लिए ना, इनोल बनाने के लिए इनोल क्या होता है भला, कोई बता सकता है इधर? इनोल, इनोल बेसिकली किसी को पता भी नहीं और किसी ने पूछना भी नहीं, तो अगर नहीं पूछेंगे तो जाहिर है मुझे तो ये होगा कि आपको पता है। इनोल एक ऐसा जो होता है ना वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो फंक्शन ग्रुप होते हैं, इन भी होता है और ओल भी होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद डबल बॉन्ड, हाँ, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और जो है ना वो अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप भी मौजूद हो, उसको हम इनोल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड, ये एक टाटोमेरिज्म का प्रोसेस होता है जिसमें इनोल बनता है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक कंपाउंड है CH3, बल्कि CH2, एक एच मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसका, CH3 है ये, ठीक है। इसके साथ अगर जुड़ा हुआ है एक C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और साथ H जुड़ा हुआ है। अब ये एक सिंपल सा एक एसिटल्डिहाइड है। अब इसमें देखें ये वाला जो है ना ये अल्फा कार्बन है और ये इस पे जो लगा हुआ हाइड्रोजन है इसको हम बोलते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन है, सही है। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है ना उसकी टाटोमेरिज्म हो सकती है। टाटोमेरिज्म किस तरह से हो सकती है कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इस तरफ, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड है ये बेसिकली पहले ऑक्सीजन पे जाएगा और फिर वो इसके साथ इस बॉन्ड के जरिए OH अटैच हो जाएगा। इस सारे रिएक्शन के में होगा क्या, ये बन जाएगा CH2, ठीक है, वो H उतर गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे C और इस O के साथ H जुड़ जाएगा, ये OH बन गया। डबल बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड के जरिए एक बॉन्ड खत्म करके हाइड्रोजन को जोड़ा है और साथ H आ गया, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनी है ना इसको हम इनोल कहते हैं, ठीक है। इनोल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो ना इसको हम इनोल कहते हैं। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम इनोल बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं इनोलाइजेबल, ठीक है, वो कि जिसका इनोल बन सकता है। अब उसमें एक और चीज आ जाती है कि इनोल बनाने के लिए ना एक बुनियादी कंडीशन है। इनोल बनाने के लिए जो बुनियादी कंडीशन वो ये है कि उसके अंदर ये मौजूद होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। जिस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा ना उसको आप इनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका टाटामेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। ये बेसिकली FSC का कॉन्सेप्ट आपने जो ना वो रिवाइज हो रहा है। तो इनोल बनाने के लिए पहली कंडीशन और सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद हो, ठीक है। अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो इनोल नहीं बन सकता। अब यहाँ पे देखिए ना, अल्फा कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन होता है जो फंक्शन ग्रुप के साथ जुड़ा हो। यहाँ पे देखिए ये वाला फंक्शन ग्रुप है और ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये अगले वाला कार्बन जो है ये बीटा कार्बन है, ठीक है। तो जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इसी तरह दूसरे वाले में देखें, ठीक है, इस वाले कंपाउंड में देखें कि ये इसका है फंक्शन ग्रुप, ये वाला ये फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे जो C लिखा नहीं हुआ लेकिन अंडरस्टूड है, यहाँ पे CH3 मौजूद होगा, ठीक है। ये जो CH3 है ये अल्फा कार्बन है C,
और इसके साथ जो H अटैच है 3, इन तीनों को हम कहते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा उसकी आप इनोलाइजेशन करवा सकते हैं, उसका इनोल बना सकते हैं। जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है उसका आप इनोल नहीं बना सकते, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया इनोलाइजेबल और नॉन इनोलाइजेबल का क्या मतलब है। बेसिक पॉइंट है कि इनोलाइजेबल और नॉन इनोलाइजेबल कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। या इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, इनोलाइजेबल कीटोन और नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, नॉन इनोलाइजेबल कीटोन क्या होता है, टाटामेरिज्म क्या होता है, कैसे हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो अब आते हैं दोबारा से क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन की तरफ। तो मैंने ये कहा है कि भाई क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन में ये बेसिकली एक अल्डोल कंडेंसेशन है, मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल कंडेंसेशन का मैंने हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था जब मैंने वो मैनिक रिएक्शन गाल्बन पढ़ाए थे, ठीक है। सेकंड जो लेक्चर था ना इसका बाय नेम रिएक्शंस का, सेकंड जो क्लास थी जो भी थी उसमें ये डिस्कस हुआ था। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने दिया था कि मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन ऐसी ही कंडेंसेशन होती है जिसमें दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें तो उसको हम मतलब जो ना वो एक सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन होती है, दूसरी वाली जो ना वो मिक्स होती है। अच्छा, चाहिए नाम दोबारा पढ़ दे रिएक्शन का। क्लेजेन स्मिथ पढ़ेंगे इसको, क्लेजेन स्मिथ। स्मिथ। स्मिथ मतलब यूं यूं कह लें कि जैसे टीएच की आवाज देनी है आपने डी टी की जगह पे, स्मिथ ओके सर। या स्मिथ कह लें। हो सकता है मेरी थोड़ी गड़बड़ भी हो, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं किसी ऑनलाइन किसी सोर्स से ना। मैंने मुझे याद नहीं रहा वैसे, मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा हुआ है तो वो मैंने कंफर्म नहीं किया। नहीं हाउ मेरे ख्याल में जैसे वो था ना इलिड था, ठीक है ना, तो वो उसकी मेरे ख्याल में प्रोनाउंसिएशन मैं कुछ और पढ़ता था उसकी, तो फिर वो मैंने उसको 2-4 जगह से देखा तो फिर मुझे पता चला कि वो इलिड होता है लफ्ज। तो हो सकता है इसका भी मेरे ख्याल में इसको स्मिथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनी हाउ कंफर्म कर सकते हैं आप। अच्छा, तो मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन है जिसमें एक रिएक्टेंट हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मैंने बताया कि बेसिकली हमने यूज करना है नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, ठीक है। नॉन इनोलाइजेबल और नॉन इनोलाइजेबल में ज्यादातर हम यूज करते हैं इस रिएक्शन के लिए एरोमेटिक, ठीक है। इसका नाम ही एरोमेटिक मतलब जो रिएक्शन करवाया था क्लेजेन और स्मिथ ने, ठीक है, और इसके एक मखसूस पर्पस था वो हम आगे देखते हैं। तो वहां पे उसने एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज किया था, इस वजह से उसका नाम जो ना वो पड़ा है। दूसरा हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कोई भी इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन होता है। इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा, ठीक है। और ये वाला जो है इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, नॉन इनोलाइजेबल का मतलब होता है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। एक रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास नहीं है। इनकी कंडेंसेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। एक वीक बेस आमतौर पे हम इसके लिए यूज करते हैं, या अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन बड़ी लो रखते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर देते हैं। तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनती है जिसमें डबल बॉन्ड जो होता है कॉन्जुगेशन में होता है किसके साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक रिएक्शन है जिसमें जिसको हम कहते हैं क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन। बेसिकली एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, जिसके नतीजे में जो ना वो एक हमारे पास प्रोडक्ट बनती है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोडक्ट बनती है, अच्छा बेसिकली ये प्रोडक्ट इसके बारे में मजीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट बनने में ना डिहाइड्रेशन का प्रोसेस एक इन्वॉल्व होता है, वो हम उसके मैकेनिज्म में जाते हैं। मैकेनिज्म में देखेंगे कि डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली जो सिंपल आपके पास होती है ना क्या से कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, उसमें जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है उसमें एक OH आना चाहिए, ठीक है, और एक कार्बन के पास जो ना वो H होता है यहाँ पे बेसिकली। ये आगे मैंने एक जो बात लिखी हुई है कि इसमें डिहाइड्रेशन होती है, मतलब इनिशियल जो रिएक्शन होता है, मिसाल के तौर पर इनिशियल रिएक्शन क्या होता है कि ये वाला जो ना वो CH3 होता है, CH2 नेगेटिव बनता है और ये जो ना वो अटैक करता है इसके ऊपर, और मीनवाइल ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है। और ये सारे प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे OH आ जाता है और ये डबल बॉन्ड नहीं होता पहले, लेकिन फिर क्या होता है कि एक H निकलता है और एक OH निकलता है और उसके नतीजे में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो डिहाइड्रेशन होती है, वो किस तरह से होती है हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां पे जो ना इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको सिर्फ एक सिंपल इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक इनोलाइजेबल एल्डिहाइड या कीटोन के दरमियान रिएक्शन होता है वीक बेस की मौजूदगी में, और उसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन ही है बेसिकली।
अब इस रिएक्शन की कंडीशन की तरफ आ जाएं। एक हमने कंडीशन ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली है कि एल्डिहाइड जो होता है उसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन है कि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और आमतौर पे क्लेदन स्मिथ रिएक्शन की जब हम बात करेंगे ना तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, ठीक है। मतलब इसमें ज्यादातर जो जिस रिएक्शन को हम क्लेदन स्मिथ रिएक्शन का नाम देते हैं ना उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज करते हैं हम, ठीक है। या यूं समझ लें कि जो उन्होंने रिएक्शन करवाया था क्लेदन और स्मिथ ने, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड को यूज किया गया था। लेकिन जनरली हम कई दफा कह देते हैं कि कोई भी नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड जब हम यूज करेंगे तो वो फिर क्लेदन स्मिथ रिएक्शन होगा। अब दूसरा जो आपने रिएक्टेंट यूज करना है वो इनोलाइजेबल है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे यूज करना है वीक बेस। ये क्यों यूज करना है? ये हमने यूज करना है कैनिज़ारो रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए। अगर आपको कैनिज़ारो रिएक्शन याद हो ना, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन में भी हम क्या यूज करते हैं, नॉन इनोलाइजेबल कार्बोनाइल ग्रुप यूज करते हैं, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड फर्ज करें यूज करते हैं, आप नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड यूज करते हैं, ठीक है। प्लस आप वहां पे यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और वो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है और कैनिज़ारो रिएक्शन आपने उसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इस यहाँ पे भी आपकी एक जो प्रोडक्ट है ना वो नॉन इनोलाइजेबल है, ये वाली, सही है ना। तो अब आप ये यूज नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो वहां पे कैनिज़ारो रिएक्शन भी होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वीक बेस यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक और काम हम करते हैं कि जिस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब जो नॉन इनोलाइजेबल है, उसको हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। अगेन इसको एक्सेस अमाउंट में लेने का क्या मकसद है, इसको एक्सेस अमाउंट में लेने का मकसद ये है कि ये जो इनोलाइजेबल है ना ये नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन ना दे, ठीक है ना, एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि बेस की मौजूदगी में एल्डोल कंडेंसेशन भी होती है, उसको भी हमने अवॉइड करना है। एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे में एड अप हो जाते हैं, ये हमने इसके इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली जो एहतियातें हम एक तो वीक बेस यूज करते हैं, दूसरा हम अल्फा हाइड्रोजन वाला जो कंपाउंड है अल्फा हाइड्रोजन के बगैर वाला उसको एक्सेस में लेते हैं और इसको हम लेते हैं स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। थोड़ी अमाउंट में लेने का मकसद क्या होता है कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन ना हो, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद भी जो इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन है, इसी की बात हो रही है, वो स्लोली ऐड करते हैं बेस और एरोमेटिक एल्डिहाइड के मिक्सचर में। मतलब हमने रिएक्शन इस तरह से शुरू करवाना होता है कि पहले आप बेस ले लेते हैं, ठीक है, और आपने ये जो लिया है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एरोमेटिक, ये आप दो चीजें पहले मिक्स करके रखते हैं। और अगर आप यहाँ पे यहीं से पता चल रहा है कि हम वीक बेस क्यों यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, पहले आपने एक ले ली बेस, ठीक है, प्लस आपने जो एरोमेटिक एल्डिहाइड था वो ले लिया, ArCHO कह लो इसको, ठीक है। अब इन दोनों को पहले से आपने मिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो ये तो पहले मिक्स करना है, तो यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वीक बेस लेते हैं। अच्छा, इन दोनों को मिक्स करके रखा है, फिर इसमें हम ऐड करते हैं वो इनोलाइजेबल वाला, ये वाला ठीक है। फिर अब इसमें ऐड करेंगे ये, ठीक है। और जैसे जैसे इसको ऐड करते जाएंगे ना इसको, तो इसका रिएक्शन होता रहेगा, इसको आपस में रिएक्शन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इस वजह से हम ये एहतियात करते हैं कि इनोलाइजेबल को हम स्लोली ऐड करते हैं और उन दोनों का हमने पहले से मिक्सचर लिया हुआ था, उस मिक्सचर में इसको ऐड करते हैं। जी मुनीर। हाँ जी, हाँ जी, बोलें। आपको पूछ रहा हूँ कि बेंजल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन होगा किसी और कंपाउंड के साथ नहीं? नॉन इनोलाइजेबल होना चाहिए, क्योंकि बेंजल्डिहाइड जो ना वो नॉन इनोलाइजेबल है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कोई भी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके साथ ये वाला रिएक्शन हो सकता है। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का अल्फा हो या बीटा हो, रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेगा ना जब हम बेस ऐड कर रहे हैं ना, पोजीशन का फर्क पड़ रहा है। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है तो इसका टाटोमेरिज्म ही नहीं पॉसिबल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्यों क्यों उसका क्या इफेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे C++O, ठीक है, CH2 बल्कि CH3, इधर आप कर लें CH2 और H, ठीक है। आगे आप एक और CH3 लगा लें, यहाँ पे एक H आएगा, ठीक है। अब इन दोनों, आप कह रहे हैं कि इन दोनों हाइड्रोजन में कोई फर्क नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये वाली इसके साथ जो अटैच है वो बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है।
हाइड्रोजन जो सुने, हो जाएंगे 3 और तो 5 हो जाएंगे। अब सुन तो लें, अब फर्क क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ठीक है, इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव, सही है। इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है तो इस कार्बन पे भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन वो इस पहले वाले कार्बन की निस्बत कम है और तीसरे वाले पे और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस कार्बन। तो रिएक्शन स्टार्ट ही तब होगा जब ये वाला मौजूद होगा। अगर तीसरे पे है जाके, मतलब बीटा पे है, तो वहां पे रिएक्शन वो उसकी इतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क नहीं है, उस पे इतना उसका क्या से कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का इतना फर्क नहीं है कि वहां पे रिएक्शन हो सके। बात आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म इसका सिंपल ही है, जैसे आप अल्डोल कंडेंसेशन का सबसे पहले एक बेस आता है और एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है और एक कार्बनाइन बनाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कार्बनाइन जो है ना एक एरोमेटिक एल्डिहाइड पे अटैक करता है, उसके अपने साथ अटैच करता है और जो प्रोडक्ट बनती है उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। सिंपल सा प्रोसीजर है, ये हम देखते हैं इसको क्या है। ये है जी। अच्छा, अब इसमें देखें रिएक्शन जो है ना वो शुरू हुआ, ये है। तो रिएक्शन शुरू हुआ, सबसे पहले ये जो इनोलाइजेबल था ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन इस पे बेस अटैक करता है और अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है। अल्फा हाइड्रोजन प्रोटॉन बन के निकलता है और अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के जाता है, जिसके नतीजे में इस कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं ये कार्बन आयन बन गया है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बोनाइल वाले कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है। ये कार्बन जो होता है ना ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा होता है कि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ये जो है ना न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है ना इस पे, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। और उसी अटैक के दौरान क्या होगा कि कहा है कि भाई सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होता है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इस अल्फा हाइड्रोजन पे बेस अटैक करता है, ये वाला बेस, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन पे बेस अटैक करेगा और उसके नतीजे में क्या होगा कि प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के जाएगा, ठीक है। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीशीज है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग है ये, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया था, उस एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और उस पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे और उसी टाइम क्या होता है कि डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ये वाले, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस सारे प्रोसेस के नतीजे में क्या होगा कि ये देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और ये वाला कार्बन जाके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये बन गया एक इनिशियल जो है ना वो इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन यहाँ पे जो वाटर बन के निकला था, ये वाला वाटर, ठीक है, इस वाटर से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और OH बन जाएगा ये वाला, ठीक है। OH ग्रुप बन गया। अब इसकी होनी है डिहाइड्रेशन, ये अगला स्टेप जो है ये डिहाइड्रेशन का है, इसमें वाटर निकलेगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ये जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है इसका भी मैकेनिज्म है, ये एसिड कैटालाइज भी हो सकता है, बेस कैटालाइज भी हो सकता है। यहाँ पे हम बेस कैटालाइज पढ़ रहे हैं, एक बेस आएगा, ठीक है, वो इस अल्फा वाले से, इसके लिहाज से जो अल्फा है ना कार्बोनाइल के लिहाज से अल्फा वाला है हाइड्रोजन, उसको रिमूव करेगा और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस तरफ। मीनवाइल ये पूरा OH ग्रुप यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और जिसके नतीजे में यहाँ पे क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड बन गया है और ये जो आपके पास प्रोडक्ट बन गई है, इस प्रोडक्ट में ये अनसैचुरेशन आ गई। तो ये अनसैचुरेशन का जो फैक्टर है ना ये डिहाइड्रेशन करवाता है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन नहीं ना होती। सर जी OH किस तरह रिमूव हुआ? मैं बता रहा हूँ यार, ये देखें, ये सबसे पहले तो ये इसने प्रोटॉन पे अटैक किया, ठीक है, प्रोटॉन के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने। अब कार्बन ने अपना जाहिर 5 बॉन्ड तो नहीं बनाने, ठीक है, तो कार्बन अपना क्या करता है, यहाँ से OH ग्रुप जो है वो यहाँ से क्या हो जाता है, लीव हो जाता है, ठीक है उसका, और OH मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और इधर
इस जगह पे डबल बॉन्ड बन जाता है ये वाला। यहाँ पे OH लगा हुआ था ना, OH लगा हुआ था पहले, सही है, और यहाँ पे H था, तो ये H भी चला गया, OH भी चला गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन हुई है। अब जो मैंने शुरू में बात लिखी थी कि ये डिहाइड्रेशन क्यों हुई है, इस डिहाइड्रेशन के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि अगर डिहाइड्रेशन होती है तो उसके नतीजे में कॉन्जुगेशन डेवलप हो रही है। कि ये देखे ना, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, कार्बोनाइल के साथ भी, और बेंजीन रिंग के साथ भी क्या है, कॉन्जुगेशन में है। और आपको पता है कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन आएगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब जब इस स्टेज पे था ना ये वाला, ये इस स्टेज पे था, तो इसको पता था कि अगर मैं यहाँ से OH को रिमूव कर दूं, यहाँ से H को रिमूव कर दूं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लूं तो मेरे अंदर एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाएगी कि मैं इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में हो जाऊंगा और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में हो जाऊंगा और मेरी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या करता है, डिहाइड्रेशन करवा लेता है। ठीक है, तो इस के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना डिहाइड्रेशन के पीछे, वो कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का डेवलप होना एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये मैकेनिज्म समझ आया? जी सर आ गया। ये आपने अच्छी तरह से समझना है। आगे अगर एग्जांपल आपको दी जाए तो आप उसको सॉल्व कर सके, मैकेनिज्म आपने ड्रॉ कर सकें किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, अगर कोई भी क्लेजेंट-श्मिट कंडेंसेशन हो तो आप उसका मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लेजेंट-श्मिट कंडेंसेशन, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर जो इसको इफेक्ट कर रहा है वो है जी जो आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया था, अगर उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है, ठीक है, उस एरोमेटिक एल्डिहाइड पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है तो वो इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, देखें इस ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से। ठीक है, अब जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव को कम कर देगा। ठीक है ना, उसका पॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो उसका पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा तो उस पर अटैक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिसका मतलब ये है कि रिएक्शन की जो स्पीड है, जो उसकी है रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कम हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप सिंपल बेंजल्डिहाइड लें, अगर मतलब ये वाला ग्रुप मौजूद ना हो और ये वाला ग्रुप मौजूद हो तो इन दोनों रिएक्शन के रेट्स में 7 गुना फर्क होता है, 1/7 टाइम्स का फर्क होता है। ठीक है, कि बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन स्पीड से होता है 7 गुना ज्यादा स्पीड से होता है एज कम्पेयर टू मिथॉक्सी, पैरामिथॉक्सी या आर्थोमिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आर्थोमिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड है, मैंने लिखा है यहाँ पे पैरा हुआ है, तो आप इसको ऑर्थो कर लेंगे, बल्कि मैं भी अभी करके सेंड करूंगा आपको। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ना वो ये रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ जाता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हो। अच्छा, उसके अलावा बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बेस की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, हम बार बार बात कर रहे हैं। बेस की कंसंट्रेशन कम करने का मकसद क्या होता है कि बेस कंसंट्रेशन कम होगी तो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होगा, अगर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कैनिज़ारो रिएक्शन होने का वहां पे खतरा मौजूद होता है। ठीक है, और लास्ट पे डिहाइड्रेशन वाला स्टेप है। तो डिहाइड्रेशन आपने जो पहले करवाई है डिहाइड्रेशन, उसमें बेस ने पार्टिसिपेट किया था। डिहाइड्रेशन जो होती है ना वो एसिड की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब जी ये जो आप जी सर, अगर बेस की कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो रिएक्शन स्लो डाउन नहीं हो जाएगा ज्यादा ही? नहीं, बेस हमें चाहिए थोड़ा सा। क्यों, आपको मैंने शुरू में कहा कि बेस का काम क्या है पूरे रिएक्शन में, बेस का एक काम था कि इसने कार्बन आयन बनाया है। ठीक है ना, इनोलाइजेबल में से एक प्रोटॉन निकाल के कार्बन आयन बनाया है। ठीक है, अब वो जो इनोलाइजेबल है ना उसको ही हम थोड़ा सा यूज करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते हैं, ये हमने शुरू में कहा था। ठीक है, तो इसलिए हमें बेस चाहिए थोड़ा सा, यहाँ पे एनफ होगा वो। ठीक है, जी जस्ट आयन बनाने के लिए, इसके लिए आयन बनाने के लिए, आयन, हाँ कार्बन आयन बनाने के लिए, और उसकी कंसंट्रेशन भी हमने कम यूज करनी है ना जिसका कार्बन आयन बनाना है। ये हमने शुरू में मेंशन किया है कि वो रिएक्शन में उसको कम मिकदार में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो ज्यादा मिकदार में होगा तो वहां पे इसके साथ साथ जो नॉर्मल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ना वो हो जाएगा वहां पे। और उसके बाद डिहाइड्रेशन के बारे में कि डिहाइड्रेशन एसिड के जरिए भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये एक इनिशियल प्रोडक्ट है। ठीक है,
बनती है और इसकी डिहाइड्रेशन एसिड के जरिए कैसे हो सकती है कि एसिड का जो प्रोटॉन है उस पे कार्बोक्सिलिक अटैक करता है और उसको अपने साथ अटैच कर लेता है OH2 पॉजिटिव की फॉर्म में। अब ये जो हाइड्रोजन जिसने रिमूव होना था, अब इस पे जो है ना वो एक एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ठीक है, और ये भी H3O पॉजिटिव बन के यहाँ से निकल जाएगा और उसी वक्त ये वाला H2O बन के यहाँ से निकल जाता है। तो ये वाली जो रिमूवल हुई है, डिहाइड्रेशन हुई है, इसको शुरू करवाया है एसिड ने, ठीक है। ये एसिड की वजह से हुई है, जो हमने पहले देखी थी मैकेनिज्म के अंदर, वो बेस ने करवाई थी। तो ये जो डिहाइड्रेशन का स्टेप है, ये एसिड भी करवा सकता है और बेस दोनों करवा सकते हैं डिहाइड्रेशन। यहाँ तक क्लियर है? इस रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है या इसका एडवांटेज क्या है? देखिए, इस रिएक्शन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आमतौर पे जब हम मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं ना, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ये है कि ऐसी एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें हम दो डिफरेंट तरह के रिएक्टेंट यूज करते हैं। एक ये है ए रिएक्टेंट और एक बी रिएक्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बी का जो है ना वो 4 तरह की प्रोडक्ट्स बन सकती हैं यहाँ पे। पहला रिएक्शन वो है, मतलब यूं समझ लें कि ये जो होता है ना बी, ये भी कार्बन आयन बना सकता है। कार्बन आयन मतलब कार्बन आयन की बजाय हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल भी बना सकता है और इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी काम कर सकता है। ये भी जो है वो न्यूक्लियोफाइल के भी काम कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 4 तरह की जो है ना वो प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ये अपने साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ए का ए के साथ भी हो सकता है और ए का बी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह से बी का बी के साथ भी हो सकता है और बी का ए के साथ भी हो सकता है। तो 4 तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ए और बी 2 रिएक्टेंट्स हैं। पहला रिएक्शन वो है जिसमें ए ने कार्बन आयन बनाया है, ठीक है। अब उसमें आगे 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कि जो ए है ये ए पे ही अटैक करे या ए जो है वो बी पे अटैक करे। अगर ए पे अटैक करेगा तो ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। अगर ए बी पे अटैक करेगा तो ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, सही है। तो मतलब 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मुमकिन है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन आयन जो है वो बी का बने, ठीक है। कार्बन आयन बी का बने। अब ये बी वाला जो कार्बन आयन है जो कि इस वक्त न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है और अपने ही एक मॉलिक्यूल पे भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। दोनों पे अटैक करने से 2 मुख्तलिफ तरह की क्या बनती हैं, प्रोडक्ट बनती है। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि आमतौर पे हमारे पास जो मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन है वो 4 तरह की प्रोडक्ट देती है और 4 तरह की प्रोडक्ट्स मिलती जुलती होती हैं, आइसोमर्स होते हैं। उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, उनको सेपरेट करना आसान नहीं होता। तो ये रिएक्शन हमारा किसी काम का नहीं होता कि अगर हम कोई टारगेटेड चीज बनाना चाह रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है उसको बनाना। तो ये भी एक मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन है जो हमने पढ़ी है। इसका उससे क्या फर्क है ये हम अभी देखते हैं। अगर आमतौर पे कोई मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन होगी तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो 4 बनती हैं। ये हमने एक छोटा सा एक उसकी एग्जांपल देखी। इसका हमारे रिएक्शन से कोई काम नहीं है, सिर्फ ये समझने के लिए कि ये रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए हमने ये यहाँ पे इसको देखा है। अच्छा, अब ये एक नॉर्मल मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन है जिसमें 4 प्रोडक्ट बन रही हैं और उसमें हमें चारों एक जैसी हैं, चारों को सेपरेट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब हम क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन से मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो ओनली 1 प्रोडक्ट बनती है। ये वाली सिर्फ 4 की बजाय हमारे पास सिर्फ 1 प्रोडक्ट आती है। हमें पता होता है कि हम क्या प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, हम अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो ना ये रिएक्शन बड़ा जो ना वो यूजफुल है किसी कंपाउंड को प्रिपरेशन के लिए जिसमें हमने मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन को यूज करना हो एज ए मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस हवाले से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है बेसिकली। अगर हमारे पास वही बात है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट में सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन होगी तो सिर्फ एक ही इनोलेट बनेगा, ठीक है। मतलब एक ही रिएक्टेंट इनोलाइजेबल है तो उसका ही इनोलेट बन के या उसका कार्बन आयन बन के दूसरे पे अटैक करेगा, ठीक है। और अगर दूसरी रिएक्टेंट एक्सेस में है, जो हमने शुरू में बताया था हमने एक्सेस में ली है, तो उससे उसी पे अटैक के चांसेस होंगे। जी भाई सर, जो बाकी की प्रोडक्ट्स हैं वो बनेगी नहीं या उनको हम लोग मास्क कर देंगे, उसका बता दीजिए। नहीं, वो ऑलमोस्ट नहीं बनेगी। वजह
वजह ये थी कि जो पॉसिबिलिटी थी ना कि मिसाल के तौर पर जो पॉसिबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है अल्फा हाइड्रोजन पे। मिसाल ये वाली एग्जांपल जो है ना, अगर आप देखें पीछे वाली स्लाइड में, ये वाली, यहाँ पे ये था कि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और साथ साथ ये वाला कार्बन भी है, कार्बोनाइल के साथ वाला, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी, दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और अल्फा ये वाला, ठीक है। अब इसका रिएक्शन इसके जरिए भी हो सकता है, इसके जरिए भी हो सकता है, और इसका रिएक्शन इसके जरिए भी हो सकता है, इसके जरिए भी हो सकता है। दो दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। मतलब ये है कि ये दोनों कार्बोनाइन बना सकते हैं, दोनों क्या बना सकते हैं, कार्बोनाइन बना सकते हैं, और दोनों के ऊपर एक कार्बोनाइन अटैक कर सकता है। यहाँ पे देखिए ना, ये वाला इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। ये बात समझ आई है? और ये भी कार्बोनाइन बना सकता है, ये भी दोनों पे अटैक कर सकता है। मतलब यूं समझ लें कि दोनों के अंदर कार्बोनाइन बनाने की सलाहियत भी है और दोनों के अंदर एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने की सलाहियत भी है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास मिक्स प्रोडक्ट्स बन रही हैं 4 किस्म की। ये बात समझ आई है? जी सर, आ गई यहाँ अच्छा, तक क्लियर। अब जो इस पे आए अपने वाले पे, इसमें देखें ये जो आपको रिएक्टेंट नजर आ रही है, इसमें ये वाला जो होता है ना, इसका तो कार्बोनाइन बन ही नहीं सकता, इसका नहीं बन सकता, नो कार्बोनाइन इस वाली का, क्योंकि इसमें अल्फा प्रोटॉन ही नहीं है। तो कार्बोनाइन किसका बनेगा? सिर्फ और सिर्फ इसका बनेगा, ठीक है, इसका सिर्फ कार्बोनाइन बनेगा। अब इसका जो कार्बोनाइन है वो इसके ऊपर अटैक भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बोनाइल कार्बन है, और वो अपने ही मॉलिक्यूल पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी। दो पॉसिबिलिटीज हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन हमने ये जो ग्रीन वाली पॉसिबिलिटी है ना, इसको कम कर दिया। किस तरह से कम किया कि हमने इसको, ये जो दूसरी वाली ये वाली है ना, ये इसको हमने एक्सेस में ले लिया। इसको हम एक्सेस में लेंगे ना, तो ये ग्रीन वाला रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, सिर्फ रेड वाला रिएक्शन होगा, सही है ना। तो ये इस तरह से हम जो ना वो इसको इंश्योर करते हैं कि हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट आएगी। जी मुनीब, स्टेप को दोबारा एक्सप्लेन कर दें इस वाले को। इसको जी जी, मैंने यहाँ पे कहा है कि देखिए इसके अंदर अल्फा प्रोटॉन नहीं है, तो ये कार्बोनाइन नहीं बना सकता। ये सिर्फ ये वाला जो है, ये सिर्फ क्या बना सकता है? कार्बोनाइन, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो कार्बोनाइन है ना, वो इस पे भी अटैक कर सकता है और अपने ही मॉलिक्यूल पे भी अटैक कर सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है अटैक की, सही है ना। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला जो है इसको हम एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है। जब ये एक्सेस में होगा ना, तो फिर लाजमी बात है कि अटैक यही वाला होगा, ये वाला अटैक हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन सिर्फ उसके साथ होगा। अब इस सारे प्रोसेस के नतीजे में हमें क्या मिलता है? हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलती है। क्या प्रोडक्ट मिलती है? कि इसका कार्बोनाइन बनता है और वो उस पर अटैक कर देता है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है। समझ रही बात? ओके हो गया। इसमें माइनर वाला चेन नहीं होगा कि एक माइनर बन जाए, एक मेजर बन जाए, इस तरह थोड़ा बहुत शायद बन सकता तो है, क्योंकि वो उसकी थोड़ी बहुत अमाउंट तो होगी, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नहीं है। यही इस रिएक्शन की जो ना वो एक सबसे बड़ी खूबी है कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। जी क्लियर है यहाँ तक? सर आवाज नहीं आपकी। मैंने कहा इसकी इस रिएक्शन की प्रॉपर्टी ही मेन ये है कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। ये यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें जरा कि 80% प्रोडक्ट है। ये माइनर बनेगी। यहाँ पे देखें जरा कि ये आपको ना कुछ रिएक्शन नजर आ रहे हैं, रिएक्शन 1 2 3 और 4, ये तकरीबन 4 एग्जांपल्स हैं। इनकी रिएक्टेंट्स भी दी गई हैं, प्रोडक्ट्स भी दी गई हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इनके ना मैकेनिज्म ड्रॉ करने हैं, सही है ना। जो आपने रिएक्शन अभी जिस तरह से मैकेनिज्म पढ़ा है ना, आपने इनमें से हर एक के लिए मैकेनिज्म के वो स्टेप ड्रॉ करके देखने हैं कि आपको मैकेनिज्म की समझ आई है या नहीं आई। जी करेंगे? जी